पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख लिए थे? अणु भार के बारे में देखा था, नहीं देखा था? परमाणु भार के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और अपेक्षित भार क्या होता है उसी में हमने देखा था, सब कुछ देखा था। तो पहले फिर मैं एक बार उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि परमाणु भार क्या था। जो भी तुम्हारा परमाणु कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसको आँख से तुम नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए जो है बहुत अच्छी डिवाइस वगैरह हम यूज करते हैं, तब जाकर के उसको हम देखते हैं। तो होता क्या है कि अब मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि ऐसी चीज़ को तुम्हें तौलना है जिसको तुम देख नहीं सकते हो, तो उसको कैसे तौलोगे? तराजू से तो तुम नहीं तौल सकते ना, क्योंकि तराजू पर तौलोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हें दिखना चाहिए, उसको देख करके तुम रखो, ठीक है। तो अब इतना छोटा चीज़ है कि उसको हम तौल नहीं सकते ऐसे तराजू वगैरह पे, तो उसको क्या किया जाता है कि अलग जो है विधि से हम उसको अलग जो है क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट, अलग यंत्र यूज करके उसका जो हम भार मापते हैं, ठीक। जो एक परमाणु होता है, एक परमाणु कितना छोटा होगा, जब आँख से नहीं दिख सकता है और सूक्ष्मदर्शी वगैरह से हमें उसे देखना पड़ता है तो बहुत छोटा हुआ। तो अब उसके लिए हमने क्या किया कि ठीक है, हमने उसको माप लिया कि इसका जो है द्रव्यमान कितना होगा। हमने देखा था कि एक जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना था अगर वास्तविक द्रव्यमान की बात की जाए? 1.67 × 10⁻24 ग्राम था, ठीक है। एक जो है हाइड्रोजन परमाणु का इतना द्रव्यमान था। अब जो मैंने तुमको एक वैज्ञानिक संकेतन में बताया था कि ये जो नंबर है इनको हम कैसे लिखते हैं, अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो बहुत छोटा नंबर होगा, और तुम्हें तब पता लग रहा होगा कि परमाणु कितना छोटा होगा और उसका द्रव्यमान कितना कम है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको जो है तुम कैलकुलेशन यानी किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए यूज करो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी हर टाइम पर। तो हमने क्या किया कि इसका जो एक सॉल्यूशन निकाला कि हम क्यों ना अपेक्षित परमाणु भार यहाँ पर यूज करें। क्या यहाँ पर आया? अपेक्षित परमाणु भार, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा बात किया था डिटेल में। फिर अपेक्षित परमाणु भार के बाद हमने क्या किया कि देखा कि कौन कौन से हमारे मानक उसमें आए। मानक के बाद से हमने बताया कि जो है हमारा AMU होता है, AMU यानी कि ये क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में क्या बोलोगे? परमाणु भार मात्रक, ऐसे कुछ होगा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक होना चाहिए, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होगा कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और एक तरह से जो है इकाई के रूप में यूज होने लगी। जो भी तुम्हारा अपेक्षित परमाणु भार जब आता है तो उसका क्या होता है, उसकी इकाई यही होती है। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था। और जो है अब यूज होता है AMU की जगह पर सिर्फ U, जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड मास, यानी कि जितना भी मास जो भी द्रव्यमान हो क्या है, एक जगह पर यूनिफाइड, एक जगह पर बंधा हुआ है, इस तरह से समझो, ठीक है। ये तो था कि तुम्हारा परमाणु भार क्या होता है। लेकिन अब जैसे तुम्हें क्या पता है कि अणु कैसे बनता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के। तुम्हें क्या देखना है कि जब तुम्हें एक परमाणु का भार तुम्हें पता हो जा रहा है तो तुम्हें अणु भार भी पता हो जाएगा आसानी से, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए भी जब देखा गया कि अब हम इसको कैसे मापें, तो अभी भी ये भी बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है। और अणु जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है। तो इसको भी हम ऐसा नहीं है कि तराजू में माप सकते हैं, इसको भी मापने के लिए उसी तरह की विधि का यूज किया गया था। अब इसमें जो देखा गया कि जैसे तुम्हारा क्या था, उसमें जो भी परमाणु भार होता है उसका फार्मूला बताओ। अपेक्षित का है, ठीक है। अपेक्षित वाला क्या था? परमाणु भार, ठीक है। यहाँ पर क्या था? पदार्थ, जो भी पदार्थ रहेगा फिर द्रव्य रहेगा।
ये जो हो गया ऊपर पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान, और अपर में क्या था 1/12 गुणे कार्बन 12 का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है। और एक जो भी था तुम्हारा क्या था, ये जो पदार्थ के एक परमाणु का यहाँ पर, ठीक है, इसका था एक परमाणु का एक द्रव्यमान, और यहाँ भी कार्बन 12 के एक परमाणु का। ठीक है, ये चीज देख लिया था, याद आ रहा है कुछ? ये क्या था, ये मानक पदार्थ है जिसको माना गया है, उसका पूरा द्रव्यमान 1/12 गुणे 10 के पावर 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, मानक पदार्थ का द्रव्यमान, और एक वास्तविक पदार्थ का द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा परमाणु भार। तुम्हें अब क्या करना है, अणु भार के लिए यहाँ पर तुम्हें क्या चेंज करना है, अपेक्षित अणु भार ये हो जाएगा जो भी तुम्हारा वास्तविक पदार्थ जो है, जो भी पदार्थ है उसके यहाँ पर एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे नहीं कि एक परमाणु यहाँ पर है तो यहाँ पर एक अणु कर दिया, यहाँ पर भी अभी भी एक परमाणु है, क्योंकि जो तुम्हारा मानक पदार्थ है वो क्या है, वो अभी भी सेम है। ठीक है, मानक पदार्थ तुम्हारा नहीं बदलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर जो है जब परमाणु यहाँ पर था तो तुम यहाँ पर परमाणु लिखे हो, और जब अणु यहाँ पर हो गया तो यहाँ भी अणु किया तो यहाँ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर अपेक्षित अणु बाहर निकालना है तो पदार्थ के एक अणु का उसका वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, अपन में कार्बन 12 1/12 जो भी रहेगा, 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। क्योंकि मानक पदार्थ तुम्हारा क्या है, मानक पदार्थ यही है, ये जो है चेंज नहीं होगा, हमेशा यही रहेगा। ठीक है, नोट करो इसे। अब इसमें एक चीज देखो कि इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो तुम्हारा है 1/12 गुणे कार्बन 12 का एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पर जो है एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, ठीक है, कि ऐसा रहता तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को तुम्हें वेरीफाई करा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं है। अब मैं एक जो है अणु ले रहा हूँ, ठीक है, H2O। H2O क्या है, कैसे है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बना है। अणु कैसे बनता है, परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। इसमें क्या है, दो जो है हाइड्रोजन परमाणु हैं, ठीक, और एक क्या है, किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपेक्षित अणु भार इस H2O का मुझे निकालना है। ठीक है, तो जो अणु भार होगा ये किससे किससे मिलकर के बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन परमाणु का जितना अपेक्षित भार होगा, और प्लस में एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना अपेक्षित परमाणु भार है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या मिलेगा, हमें इस जो है अणु का जो है पूरा अपेक्षित अणु भार मिल जाएगा। यही होगा ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिखूंगा कि इसका H2O का अपेक्षित अणु भार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का अपेक्षित परमाणु भार, ठीक है, और प्लस में 1 गुणे ऑक्सीजन परमाणु का, और सेम चीज ये रहेगा कि अपेक्षित परमाणु भार। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु का अपेक्षित भार कितना होता है, 1 होता है, ये बताया था ना पिछले क्लास में। हाइड्रोजन परमाणु का अपेक्षित भार क्या होगा, 1, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और 8 का दोगुना कितना होगा, 16, लगभग उसी के दोगुने के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 16 इसका होगा, 1 गुणे 16, ठीक
कितना हो गया 18। अब देखो अपेक्षित परमाणु भार या फिर अणु भार, इसका जो इकाई होता है क्या होता है, mu होता है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि अपेक्षित परमाणु भार है क्या है, एक mu, यहाँ भी है, यहाँ भी mu है। mu और mu ऐड होंगे तो क्या होगा, mu ही होगा। ठीक है, तुम ऐसा नहीं करते हो कि 1 किलो में तुम्हें जो है जोड़ना है 100 ग्राम, तो तुम क्या करोगे, ऐसे नहीं जोड़ दोगे कि 101 किलोग्राम लिखोगे या फिर 101 ग्राम लिखोगे, ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें क्या करना होगा, किलोग्राम को किस में बदलना होगा, या तो ग्राम में या फिर ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है, और जो मात्रक रहेगा इनका वही मात्रक यहाँ भी होगा ना। अगर तुम क्या करोगे, इसको किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हो तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो मिलेगा हमें वो ग्राम में मिलेगा, और अगर ग्राम को किलोग्राम में बदल लो तो हमें मिलेगा वो किलोग्राम में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो है पर अपेक्षित परमाणु भार जो है उसका जो मात्रक है और इसका जो मात्रक है दोनों बराबर है, सेम है मात्रक। अपेक्षित परमाणु भार का मात्रक क्या होता है, mu। पिछले क्लास में बताया था, नहीं पढ़े हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, यहाँ पर mu होगा और इसका भी mu होगा। अब 2 गुणे एक हाइड्रोजन परमाणु का अपेक्षित परमाणु भार 1 mu है और इसका 16 mu, तो 2 गुणे 1 mu धन 1 गुणे 16 mu। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात है, अगर ग्राम और किलोग्राम अलग अलग होता तो हमें बदलना पड़ता है, एक मात्रक रखना पड़ता है, लेकिन मात्रक हमारा क्या है, दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड होकर के कितना आया 18 mu, यानी कि हाइड्रोजन जो अणु है उसका अपेक्षित अणु भार कितना होगा 18 mu। ठीक है, अभी ये जो लिखा हूँ इसको ध्यान से देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पदार्थ है इसका जो एक अणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है इसकी जगह पर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर परमाणु इसके लिखता हूँ। अभी देखो मैं मिटा रहा हूँ और उसको अच्छे से दिखाता हूँ तुम्हें। एक चीज देखो, जैसे यहाँ पर मैं बताया हूँ, तुम लोग को ये लग रहा होगा कि H2O का जो अपेक्षित परमाणु भार लिखा हूँ 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार। ठीक है, अपेक्षित परमाणु भार ये सब ऐड करके इसका लिख दिया हूँ। ठीक है, एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूँ एक बॉक्स है तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है, बॉक्स का जो है भार है 100 ग्राम। ठीक, इसके अंदर जो है 2 सामान है, कुछ एक सामान का जो है एक जो दोनों सामान एकदम सिमिलर है, सेम है। ठीक है, एक का जो भार है 200 ग्राम। अब मैं पूछूं कि पूरे का जो भार है वो कितना होगा, कितना होगा बताओ, कितना होगा, 200 ग्राम इसका, 200 ग्राम इसका, और बॉक्स का 100 ग्राम, कितना ग्राम, 500 ग्राम। वही हम यहाँ पर है, ये जो है हाइड्रोजन का 2 है और 1 ऑक्सीजन है, और इसका जो पूरा हम क्या किए हैं, ये जो भार है पूरा निकालने के लिए, जैसे 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होगा और 1 ऑक्सीजन का क्या होगा, सबको जोड़ देंगे तो पूरे का हमें H2O का मिल जाएगा। ठीक है, और अपेक्षित परमाणु भार के बारे में पता होगा तुम्हें। तो देखो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था ये चीज, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पदार्थ के एक अणु का वास्तविक भार। ठीक है, अब जो वास्तविक भार होगा वो भी कुछ इसी तरह से होगा, जो अपेक्षित परमाणु भार लिखा हूँ यही फॉर्मूला आएगा तुम्हारा, ये जो फॉर्मूला आ रहा है यही फॉर्मूला आएगा। अब देखो जो भी मान लो कि मैं एक पदार्थ ले रहा हूँ H2O है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसी को ले रहा हूँ। ठीक, H2O में क्या है, 2 जो है हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो पदार्थ है उसके एक अणु का वास्तविक भार क्या होगा, ठीक है, एक अणु का वास्तविक भार, यानी कि ये जो एक अणु है इसका वास्तविक भार क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे हाइड्रोजन का वास्तविक भार होगा, और प्लस में क्या होगा, 1 ऑक्सीजन का वास्तविक भार होगा ना, आया ना बोलो, ऑक्सीजन का वास्तविक भार होगा, और अपॉन में क्या आएगा, यही चीज आएगी।
इसके बारे में लिख रहा हूँ, इसी चीज को लिख रहा हूँ। जो ऊपर वाला लिखा हूँ, पदार्थ के एक अणु का वास्तविक भार क्या होगा, 2 गुणे हाइड्रोजन का वास्तविक भार, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और प्लस में 1 गुणे ऑक्सीजन का वास्तविक भार, और अपन में क्या हो जाएगा, बटा में 1/12 गुणे कार्बन 12 के 1 परमाणु का वास्तविक भार, बाकी सब नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब तुम जो है किसी भी चीज को भाग देते हो, सपोज करो इस तरह से 2 × x है प्लस y है, ठीक है। अपन में z लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अलग अलग करो, प्लस वाले के यहाँ से अलग अलग करो तो क्या होगा, 2 गुणे x/z धन y/z होगा। इतना पता है ना, कोई डाउट? जब इतना तुम्हें समझ में आ गया तो ऊपर ये भी समझ में आ जाएगा। इसको क्या मानो, 1/12 है गुणे कार्बन 12 का 1 परमाणु का वास्तविक जो भार है, इसको क्या मानो, z मानो, ठीक है। जो x क्या है, x को मानो हाइड्रोजन का वास्तविक भार, और y को क्या मानो, ऑक्सीजन का भार, ठीक है। आ गया कुछ इस तरह, यहाँ पर इस तरह। तुम्हें क्या करना है, अब देखना है कि जो वास्तविक भार अपन में ये था वो क्या था, परमाणु भार, अपेक्षित परमाणु भार। कुछ दिख रहा है, अपेक्षित परमाणु भार क्या था कि जो भी पदार्थ रहेगा उसके 1 परमाणु को वास्तविक भार बटा में ये जो है कार्बन का 1/12 गुणे कार्बन 12 का 1 परमाणु का वास्तविक भार, यही था ना। तो यानी कि 2 गुणे अब क्या आ जाएगा, ये जो है एक तुम्हारा आ गया अपेक्षित परमाणु भार और एक दूसरा अपेक्षित परमाणु भार, वही चीज लिखा हूँ। 2 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का अपेक्षित परमाणु भार और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का अपेक्षित परमाणु भार, ठीक है। यहाँ से इस तरह से फॉर्मूला आ गया, और इस तरह से तुम्हें लग रहा तब पता चलेगा कि यहाँ पर हमें एक ही परमाणु लिखना पड़ेगा। अगर अणु लिखोगे तो फिर ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। और इस चीज को मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कोई भी अगर एक कंटेनर है, उसका यहाँ पर एक 100 ग्राम का कंटेनर है और 200 ग्राम के और 200 ग्राम के 2 चीज रखे हैं, तो पूरे का जो भार होगा कितना होगा, इसका धन इसका भार होगा। ऐसे ही इसका क्या होगा, इसका जो पूरा भार होगा इसका 2 का इसका भार और इसका भार इसी के बराबर होगा। तो एक तरह से पूरे के एक तरह से देखोगे तो हमारा एकदम पूरा सही बैठ रहा है। यहाँ पर हमें एक परमाणु लिखना पड़ेगा, और इस तरह से हमने एक फॉर्मूला वाला दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या देख लिया, परमाणु भार और अपेक्षित परमाणु भार देख लिया है, और क्या होता है इसके अपेक्षित परमाणु भार की इकाई क्या हो जाएगी, ABMU होगी, ठीक है। और अब जो हम क्या यूज करते हैं, U यूज करते हैं। U का मतलब यूनिफाइड मास, और इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने पूरा अच्छे से बताया था, ठीक है। अब तुम लोगों को जो है काफी कुछ पता चल गया है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु भार क्या है, अणु भार क्या है, और कोई पदार्थ कैसे बना है, अणु कैसे बना है, परमाणु कैसे बना है, ठीक। सब कुछ इतना पता हो गया। अब तुम्हें क्या पढ़ना है, मोल के बारे में, ठीक है। यही कुछ चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको इसी चीज़ में डाउट होता है, यहीं पर सब लोग फंस जाते हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं नहीं पता होती हैं, और ये सब एकदम बेसिक है। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। जैसे कि तुम्हें मैंने बताया था शुरू की क्लास में कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शुरू में अल्फ़ाबेट यानी हिंदी वर्णमाला पढ़ाई गई थी, इंग्लिश की वर्णमाला पढ़ाई गई थी। तुम कितनी पिटाई भी खाए उसके लिए, तुम्हें नहीं पता था उसका क्या यूज है, लेकिन क्या है वो चीज़ तुम्हारा बेसिक है। अगर वो चीज़ नहीं तुम्हें आएगी तो फिर तुम्हें ऊपर की चीज़ें नहीं आएंगी पढ़ने में। अगर तुम्हें हिंदी वर्णमाला नहीं आती तो आज हिंदी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिक पढ़ना है। बेसिक में कुछ भी हो, रटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम्हें उसको पढ़ना है। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, रट करके काम चलानी पड़ती हैं, उसके बारे में हमें बाद में पता चलती हैं कैसे ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी तुम लोग के इस लेवल पर अगर समझाए तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, ठीक है।
क्योंकि हर चीज़ तुम्हें अभी इस लेवल पर ऐसे नहीं है कि तुम्हें समझाते जाएगा तुम समझ जाओगे। कुछ चीज़ों को तुम्हें रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, और दोनों को कंबाइन करके तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें अभी बेसिक है तुम्हारी, तुम्हें किसी भी तरह से करके तुम्हें इन्हें रटना पड़े या समझना पड़े, जैसे भी हो तुम दीवार पर लिख करके चिपका दो, जहाँ भी चिपका दो, दिन रात रटा करो, लेकिन तुम्हें चीज़ें याद होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए, तभी तुम्हें केमिस्ट्री में समझ में आएगा। ठीक।